निर्मला सीतारमण को आप कैसे गलत कहते हैं? वो तो इतनी बढ़िया है कि प्याज और लहसुन के दाम बढ़ जाते हैं तो वो कह देती हैं कि मैं प्याज लहसुन खाती ही नहीं हूँ। कल को कपड़े का दाम महंगा हो जाएगा तो मैं कपड़े पहन। एक मंत्री से आप पूछ लो कि भैया देश में मंदी है, वो कहते हैं कहाँ है देश में मंदी, लोग शादी कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे भारी भीड़ है, कहाँ है देश में मंदी। ऐसे बेवकूफ मंत्रियों को जब आप संसद तक, पार्लियामेंट तक लेके जाओगे ना तो देश की स्थिति यही होगी जो आज बना दी है। स्मृति ईरानी से पूछ लिया गया कि मनमोहन सिंह की सरकार में तो आप फुल नागिन डांस करती थी, यूं यूं करके पूरा नागिन डांस, कभी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, कभी कुछ लेके बैठ जाती थी। अब जब आपकी सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रही? तो वो जवाब देते हैं कि पेट्रोल बाहर से आता है, पेट्रोल बाहर से आता है इसलिए इसकी कीमत पे हमारा कोई असर नहीं है। आप एक बात बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में क्या उनके घर में हैंडपंप लगा हुआ था कि हैंडपंप चलाए? हमारे देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर इतना लाखों करोड़ों रुपया ट्रंप के स्वागत के लिए खर्च हुआ है, अगर यही देश के विकास के लिए खर्च होता तो शायद आज इतनी बड़ी दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी को। आज ये दीवार बना दी इन्होंने अमीर और गरीब के बीच। आप एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, आप जातिवाद की दीवार खड़ी कर देते हैं, आप अमीर गरीब के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, राजमिस्त्री हैं जो दीवार बनाने में लगे हुए हैं। एक हमारे माननीय गृह मंत्री साहब जो पहले तड़ीपार थे, अब वो कंडक्टर हो गए हैं। उनसे कोई भी बात पूछ लो, देश में बेरोजगारी है, शाहीन बाग, देश में मंदी है, शाहीन बाग, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं है, शाहीन बाग। अरे अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं या किसी डीटीसी बस के कंडक्टर जो हर बात में शाहीन बाग और शाहीन बाग चिल्लाते रहते हैं? देखिए, लाखों करोड़ों रुपए इस देश की जनता का ये लोग खर्च कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए। अरे आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दिखा रहे हैं ताजमहल, क्यों दिखा रहे हैं उन्हें लाल किला? आप उन्हें दिखाइए ना जो आपने बनाया है शौचालय, उन्हें शौचालय दिखाइए, अपने शौचालय में लेके जाइए ना डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हें दिखाइए कि ये हमने बनाया है शौचालय। 6 साल में इस देश में हमने शौचालय खड़े करे हैं, एक एक शौचालय में घुमाइए और उन्हें वहां पे बिठाइए शौचालय के अंदर कि आप करके देखिए कितनी बेहतर सुविधा है शौचालय की। दिखाइए ना, आप अपना स्वच्छ भारत अभियान दिखाइए, क्यों इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर कर उन गरीबों को दुबका रहे हैं? भक्तों का ये मंजर पैदा हो गया है कि अगर सोचिए आपने दीवार तो खड़ी कर दी, अगर वो आके गरीब इस दीवार के ऊपर बैठ गए फिर क्या होगा? ये भी तो सोचिए। और आप देखिए कि 75 लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए आ रहे हैं। लोग खाली हैं तभी तो डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। वो तो शुक्र मानिए आप, लोगों ने यूं नहीं कहा, भक्तों ने यूं नहीं कहा, अंध भक्तों ने, कि भैया दिल्ली खाली है, दिल्ली खाली है 24 फरवरी को। उसके बाद में आपका यूपी भी खाली हो चुका है, बिहार खाली हो चुका है, मणिपुर खाली, सब जगह खाली, पूरा देश खाली। सारे लोग अहमदाबाद पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए। यूपी के अंदर इतने ब्राह्मण भाइयों की मृत्यु हो जाती है, लोग चुप बैठे रहते हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति किया करते थे, 6 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई। मैं भी खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ और मुझे भी दर्द होता है जब बात कश्मीरी पंडितों की आती है। उनके लिए कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून नहीं। सीए, एनआरसी और एनपीआर ला सकते हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं। वो लोग 6 साल हो गए जिनके नाम पे राजनीति करते थे, 6 साल दर बदर की ठोकरें खाते हुए। जनाब 6 साल बहुत होते हैं। 6 साल के अंदर उनके बच्चों का जीवन खराब हो गया, नया एडमिशन मिलता है स्कूल के अंदर, पूछने जाते हैं, कहते हैं तो कहाँ से आए? कश्मीर से, तो एडमिशन नहीं मिलता उनके बच्चों को। ये हालत है और आप सोच रहे हैं कश्मीर के नाम पे राजनीति कर ली। इस देश की दलाल मीडिया वो है जो कश्मीर बंद रहता है तो सवाल नहीं उठाती, नेट सेवा बंद रहती है तो सवाल नहीं उठाती, और एक दिन रोड बंद हो जाए तो दलाल मीडिया के तन बदन में आग लग जाती। सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने तो आज देश के चौथे स्तंभ के अंदर जंग लगा दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं कि जो चौथे स्तंभ को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद जेल में रहते हैं और शाम को 9 बजे प्रोग्राम चला देते हैं देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का। ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं, ये बताएंगे हमें देशभक्ति क्या हो। इन्होंने आज देश के चौथे स्तंभ के अंदर जंग लगा दी और अगर यही हालत रही तो ये चौथा स्तंभ निश्चित ही एक दिन गिर जाएगा और इसको आपको और हमें बचा के रखना है, इसे खत्म नहीं होने देना। कुछ दलाल पत्रकारों के कारण जो सत्ता की दलाली में चूर हैं, आप क्या चाहते हैं उनके कारण हम इस देश के चौथे स्तंभ को बेकार होने देंगे? हरगिज नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर आज भी रवीश कुमार जी जैसे, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जैसे पत्रकार आज भी जीवित हैं, जिससे इस देश की रियलिटी और फैक्ट को दिखाया जा रहा है। खाने को पब्लिक पर रोटी नहीं है, सूखी रोटी नहीं है, प्रधानमंत्री जी मशरूम खा रहे हैं। कहां से आ रहा है मशरूम का पैसा? प्रधानमंत्री जी इतना पागल बनाते हैं, 10 लाख का सूट पहन के पब्लिक को 15 लाख की टोपी पहनाते हैं। और मैं बता दूं इस देश में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब है ही नहीं इस देश में। अब बताओ, प्रधानमंत्री जी मेरे 15 लाख के कर्जदार है। अब मैं जब चाहूँ प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी मेरे 15 लाख कब देंगे? बताइए, जगह बता दीजिए, लेने में आ जाता हूँ 15 लाख रुपए। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति के कर्जदार है इस देश के प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए। अब आप कहेंगे 15 लाख रुपए तो मात्र जुमला था,
तो आप एक बात बताइए, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य का जुमला नहीं था? सभी कुछ प्रधानमंत्री जी जुमला ही देते हैं। प्रधानमंत्री जी का ऐसा था, पहले आम चूसते थे, अब देश की गरीब जनता का खून भी चूस रहे हैं आम के साथ में। 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, 40 साल में खपत रेट सबसे कम। ये है आज देश की स्थिति। आज देश के अंदर अंबानी और अमीर हुआ जा रहा है, अडानी और अमीर हुआ जा रहा है। रोजगार दिख रहा है आपको कहीं? हालांकि रोजगार प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया, पर अब गलती हमारी है, हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, सुबह में आप चाय बेचिए, दोपहर में पकोड़े तल लीजिए और रात में चौकीदारी कर लीजिए, हो तो गया रोजगार। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पर लोग उस रोजगार का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अमित शाह जी ने तो अपने बेटे को दे दिया रोजगार, उन्होंने तो बीसीसीआई में उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। बस बाकी देश की गरीब जनता जो मर्जी करे वो करती रहे। अब आप देख लीजिए, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो भैया इतना झूठ बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया उन्होंने क्या बोल दिया, वो उन्हें समझ में नहीं आता। एक आपके चैनल के माध्यम से एक व्यक्ति की तलाश है मुझे, एक वो सफेद कलर की टोपी लगाए हुए लोकपाल की मांग किया करता था, वो जिंदा है या अभी नहीं? मैं बता दूं, वो अन्ना हजारे भी जिंदा है, वो किरण बेदी भी जिंदा है, मर बेचारा वो लोकपाल गया जिसके लोग मांग किया करते थे। अन्ना हजारे न जाने कहाँ खो गया। अन्ना हजारे पे बस का किराया नहीं हुआ करता था, और वो भैया चार्टेड प्लेन से आ रहा है, चार्टेड प्लेन से जा रहा है। भैया इतना पैसा कहाँ से कमा लिया, मैं भी बता दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने भीख मांगी है, मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। और बताना चाहता हूँ तमाम सभी राजनीतिक दलों को जो भगवान श्री राम का नाम लेकर राजनीति में उतर रहे हैं, बता देना चाहता हूँ कि राजनीति कीजिए। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करना तब अच्छी बात है जब आप बात करें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे, ना कि आप राम और रहीम के नाम पे राजनीति करें। आप राम और रहीम के नाते भाई को भाई से लड़ाकर चंद वोट हासिल करना चाहते हैं। इस देश के अंदर आपको शर्म नहीं आती। और तमाम राजनीतिक दलों को कहता हूं कि अगर आप किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। आप एक बात बताइए, इस देश का संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कहता है या नहीं कहता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, यहाँ पर सभी लोगों को समानता का अधिकार है। तो आप लोगों से कैसे समानता छीन सकते हैं? और आपका अधिकार क्या होता है? आप अपना और अपने तमाम मंत्रियों का अंक प्रमाण पत्र दिखाते नहीं है, और लोगों से नागरिकता प्रमाण पत्र देखने वाले आप होते कौन है? हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है और इस देश की मिट्टी में ही विलीन होंगे। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये देश हमारा है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा सोच लिया कि मेरे जन्म होने से पहले यहाँ देश में कुछ था ही नहीं। जब प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि 70 साल पहले सिर्फ मैं था और मेरी चाय की केतली थी और मेरा वो वाडनगर स्टेशन था और कुछ तो था ही नहीं। यूपी के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और जितने बढ़िया हालत मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के हैं पूरे देश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतने बढ़िया हालत हैं कि जो एक इंजीनियर है वो सांड पकड़ कर ला रहा है और पुलिस वाले शादी का टेंट उखाड़ रहे हैं। इतनी बढ़िया हालत है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, इतना बढ़िया उन्होंने माहौल पैदा कर दिया है। तो देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो गली गली जाकर, घर घर जाके पर्चे बांट सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, मेरा मानना है वो यहाँ आकर बहनों से बात भी कर सकते हैं। उनके पैर में मेहंदी तो लग नहीं रही है और मुंह में रसगुल्ला तो है नहीं जो वो यहाँ चलकर नहीं आ सकते और बात नहीं कर सकते। जब वो जाकर इतना प्रचार कर सकते हैं, पर्चे बांट सकते हैं, और इस देश की जनता ने जब इतना बड़ा माइंडेड उन्हें दिया है, तो मेरा मानना यह है कि उनका फर्ज बनता है कि यहाँ आए और लोगों से संवाद करें। और लोगों को जिन बात की गलत फहमी है, आपको लगता है कि कोई गलत फहमी है, तो आप उसको आकर दूर करें। सीधी सी सिंपल सी बात है। हरियाणा से हुए हाफ, समझ रहे हैं? हरियाणा से हाफ, महाराष्ट्र से साफ, और झारखंड से सुपड़ा साफ, और दिल्ली में बाप रे बाप, और बिहार के अंदर सीधा मुंडन। समझ गए? ये है इनका बिहार में हाल। लिट्टी चोखा वो तो शुक्र मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला नहीं कि हाँ, वरना नरेंद्र मोदी जी ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि भैया कि मेरी माँ चोखा बनाती थी और मैं लिट्टी बिहार से लेके आया करता था। अभी बोला नहीं है, हालांकि बोल देंगे नरेंद्र मोदी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में उनका पता है। प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चला कि वो साबित कर दें इस बात को कि जब उनका जन्म हुआ तो इस देश में कुछ नहीं था। सिर्फ मोदी जी को एक वो चाय की दुकान दिख गई, वो वाडनगर स्टेशन और रेल की पटरी दिख गई, बस उसी पे मोदी जी सुबह शाम शुरू हो जाते थे।